राधे राधे आप सभी को। आज हम सेक्शन 34 डिस्कस करेंगे। क्या कहता है ये सेक्शन 34? एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन रेलेवेंट। तो चलिए रीड करते हैं। एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूडिंग दोज मेंशन्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रेगुलरली kept in the course of business are relevant whenever they refer to a matter into which the court has to inquire. But such statements shall not alone be sufficient evidence to charge any person with liability. तो क्या कहा जी सेक्शन ने? सेक्शन कंटेम्पलेट्स बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एंट्रीज हैं, एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट। अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब आपको पता है क्या होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट मीन्स बही खाते। ठीक है, अगर आपके फादर का बिजनेस है, यानी अगर आपकी फैमिली जो है बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती है, तो आपने जरूर इस बही खाते को देखा होगा, है ना? देखा है कि नहीं देखा? तो कुछ ना कुछ एंट्री सी करते रहते हैं। मुनीम जी आते हैं, वो एंट्री सी करते रहते हैं। एक लाल किताब होती है बड़ी सी, और आपने 90s की बॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा। देखा है कि नहीं देखा? जैसे एक सेठ होता है, उसका एक मुनीम होता है, और वो जो मुनीम होता है वो एक बड़ी सी किताब में हर चीज़ की एंट्री करता रहता है ना? तो वो जो किताब होती है उसी को हम बही खाता कहते हैं, या उसी को हम बुक्स ऑफ अकाउंट कहते हैं। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट मीन्स अकाउंट बुक्स, हिसाब किताब की जो बुक होती है जिसमें सेल और परचेज की एंट्री करी जाती है। जैसे किसको कितना माल बेचा है, कितने का माल बेचा है, उधारी पे बेचा है या कैश में बेचा है, इस तरीके से। ओके, तो क्या कहा जी कि बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एंट्रीज हैं उन्हें भी इंक्लूड करके जो एंट्रीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करी गई है, इंक्लूडिंग दोज मेंटेन्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जिन्हें कोर्स ऑफ बिजनेस में रेगुलरली रखा जाता है, रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, आर रेलेवेंट। वो रेलेवेंट है। कब रेलेवेंट है जी? जब भी वो एक ऐसे मैटर को रेफर करते हैं जिसमें कोर्ट को इंक्वायरी करनी है। whenever they refer to a matter into which the court has to inquire। परंतु केवल वो स्टेटमेंट किसी पर्सन को लाइबिलिटी से चार्ज करने के लिए सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। ओके, बट such statements shall not alone be sufficient evidence to charge any person with liability। तो सम अप कर लेते हैं इस चीज को कि बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एंट्रीज हैं उन्हें भी इंक्लूड करके जो एंट्रीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करी गई है, जिन्हें कोर्स ऑफ बिजनेस में रेगुलरली रखा जाता है, वो रेलेवेंट है जब भी वो एक ऐसे मैटर को रेफर करती है जिसमें कोर्ट को इंक्वायरी करनी है, परंतु केवल वो स्टेटमेंट किसी पर्सन को लायबिलिटी से चार्ज करने के लिए अपने आप में सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? Ingredients of section 34। To make an entry in an account book relevant under section 34, it must be shown। तो सेक्शन 34 में अकाउंट बुक में एंट्री को रेलेवेंट करने के लिए ये दिखाना होगा that the entry is in book, एंट्री बुक में करी गई है। द बुक इज ए बुक ऑफ अकाउंट, जो बुक जिसमें एंट्री करी गई है वो अकाउंट बुक है। एंड थर्ड, द बुक इज रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, इस बुक को बिजनेस के कोर्स में रेगुलरली रखा जाता है। ओके, अब आगे चलते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। अब एग्जांपल लेते हैं जी। ए इज अ मर्चेंट ऑफ क्लॉथ, ही मेंटेन्स अकाउंट्स ऑफ ए शॉप इन एन अकाउंट बुक। ऑन 5th of May 2018 ही मेक्स एन एंट्री इन हिज अकाउंट बुक टू द इफेक्ट दैट बी परचेज क्लॉथ वर्थ ₹2000 ऑन क्रेडिट। In 2020, A files a suit against B for the recovery of ₹2000 for the price of the cloth. B contends that he never purchased any cloth from A's shop and that nothing is due to A from him. A produces the account book and proves the entry mentioned above. The entry is admissible। तो देखो कितना अच्छा एग्जांपल यहाँ बताया इन्होंने कि A एक कपड़े का व्यापारी है। A अपने शॉप्स के अकाउंट्स को एक अकाउंट बुक में मेंटेन करता है।
अब 5 मई 2018 को ए ने अपने बही खाते में एक एंट्री करी कि बी ने 2000 रुपये के कपड़े उधारी पे परचेस किए हैं। अब 2020 में ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया उन्हीं 2000 रुपये को रिकवर करने के लिए। अब बी ये क्लेम करता है कि उसने तो एक ही शॉप से कभी कोई कपड़े ही नहीं खरीदे और उसका कोई भी बकाया ए पर नहीं है। अब ए ने उस बही खाते को प्रोड्यूस कर दिया और उस 2000 रुपये की एंट्री को प्रूव कर दिया। ए ने दिखा दिया कि जनाब देखो 5 मई 2018 को मेरी अकाउंट बुक में बी के नाम पर 2000 रुपये की एंट्री हो रखी है। तो अब ये जो एंट्री है ये एंट्री एडमिसिबल है। ओके, तो यहां तक समझ में आया आपको? आगे इसी एग्जांपल में हम थोड़ी सी और चीजें डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए आप केवल इतना ही समझ लें। ओके, अब आगे चलते हैं। As stated above, the section makes entry of an account book relevant, but as for its evidentiary value, it states that the entry alone is not sufficient to charge anybody with liability. तो क्या कहा जी इन्होंने कि जैसा कि ऊपर बताया गया था ये सेक्शन अकाउंट बुक की एंट्री को रेलेवेंट बनाता है, पर उनकी एविडेंशियल वैल्यू को लेकर ये सेक्शन ये स्टेट करता है कि केवल वो एंट्री किसी पर्सन को लायबिलिटी से चार्ज करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। In order to charge anybody with liability, some independent evidence besides the account book must be adduced. That means किसी पर्सन को लायबिलिटी से चार्ज करने के लिए इंडिपेंडेंट एविडेंस को प्रोड्यूस करना होगा। तो इसका मतलब वो एंट्री रेलेवेंट तो है, लेकिन वो किसी पर्सन को लायबिलिटी से चार्ज करने के लिए अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, यानी कि आपको कोई और इंडिपेंडेंट एविडेंस भी प्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, reverting to the above example, by merely proving the entry of the account book, B will not be saddled with the liability. तो लास्ट एग्जांपल में वापस आते हैं कि खाली अकाउंट बुक की एंट्री प्रूव करके बी पर लायबिलिटी का चार्ज क्रिएट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि वो जो एंट्री है वो एंट्री एडमिसिबल तो है, लेकिन ये जो एंट्री है ये किसी पर्सन को लायबिलिटी से चार्ज करने के लिए अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि किसी पर्सन को लायबिलिटी से चार्ज करने के लिए एंट्री के साथ साथ इंडिपेंडेंट एविडेंस को भी प्रोड्यूस करना होगा। ओके, तो सपोज ए एग्जामाइन्स 1C एंड ही डिपोज दैट बी परचेज क्लॉथ वर्थ ₹2000 फ्रॉम ए शॉप ऑन क्रेडिट, देयर बीइंग एन इंडिपेंडेंट एविडेंस बी में बी चार्ज विद द लायबिलिटी। तो इन्होंने बताया कि पर मान के चलिए कि ए ने सी को एग्जामाइन किया और उसने कोर्ट में आगे ये डिपोज कर दिया कि बी ने ए की शॉप से 2000 रुपये के कपड़े क्रेडिट पे खरीदे थे जी। अब चूंकि सी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एविडेंस है, तो इसलिए अब बी को उस लायबिलिटी से चार्ज किया जा सकता है। क्यों? बिकॉज अब ए ने इंडिपेंडेंट एविडेंस अपार्ट फ्रॉम हिज अकाउंट बुक एंट्री प्रोड्यूस कर दिया है। ओके, आगे देखते हैं। Thus, it is clear that the entries of account books are of little evidentiary value unless corroborated by some independent evidence. But it should be clearly borne in mind that the entries in account books regularly kept are relevant and admissible in evidence. तो इन्होंने बताया कि अब ये पूरी तरीके से क्लियर है कि बही खाते की जो एंट्रीज हैं उनकी केवल थोड़ी ही एविडेंशियल वैल्यू है जब तक उन्हें इंडिपेंडेंट एविडेंस से कोरोबरेट नहीं कर लिया जाता। बट फिर भी आप एक बात याद रखना कि अकाउंट बुक्स की जो एंट्रीज हैं जिन्हें रेगुलरली रखा जाता है वो रेलेवेंट है और एविडेंस में एडमिसिबल भी है। ठीक है, तो क्रक्स में आप एक बात याद रखना कि जो अकाउंट बुक की एंट्री है वो रेलेवेंट भी है और वो एविडेंस में एडमिसिबल भी है, लेकिन जो उसकी एविडेंशियल वैल्यू है ना वो बहुत ही कम है। कब तक कम है? जब तक कि उस एंट्री को इंडिपेंडेंट एविडेंस से कोरोबरेट नहीं कर दिया जाता। ओके, अब आगे चलते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है जी? बुक्स ऑफ अकाउंट अ कलेक्शन ऑफ शीट्स ऑफ पेपर बाउंड टुगेदर विद द इंटेंशन दैट सच बाइंडिंग शैल बी परमानेंट। अनबाउंड शीट्स ऑफ पेपर इन व्हाटएवर क्वांटिटी आर नॉट अ बुक ऑफ अकाउंट विद इन द परव्यू ऑफ सेक्शन 34। तो इन्होंने बताया कि बुक्स ऑफ अकाउंट मीन्स शीट्स ऑफ पेपर का एक कलेक्शन, एक बंडल जिसे बाइंड किया जाता है इस इंटेंशन के साथ कि वो जो बाइंडिंग है वो परमानेंट रहे। ओके,
तो इसलिए अनबाउंड शीट्स ऑफ पेपर चाहे वो कितने भी क्यों ना हो, यानी सेपरेट पेपर्स जिन्हें एक किताब में बाइंड नहीं किया गया, तो अनबाउंड शीट्स ऑफ पेपर फिर चाहे वो कितने भी क्यों ना हो, वो सेक्शन 34 में बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं माने जाएंगे। क्लियर? अब आगे देखते हैं इलस्ट्रेशन। अब इस सेक्शन का इलस्ट्रेशन देख लेते हैं जी। ए sues B for ₹1000 and shows entry in his account books showing B to be indebted to him to this amount. To this amount means 1000. The entries are relevant but are not sufficient without other evidence to prove the debt. तो देखो कितना अच्छा एग्जांपल है कि ए ने बी को 1000 रुपए के लिए सू किया है और कोर्ट में अपनी अकाउंट बुक्स में एंट्रीज को शो किया जो बी को 1000 रुपए के लिए कर्जदार शो कर रही थी। अभी जो एंट्रीज है ये रेलेवेंट तो है, पर बिना किसी दूसरे एविडेंस के ये उस डेट को प्रूव करने के लिए सफिशिएंट नहीं। ठीक है? पर अगर सपोज करके चलिए इसी एग्जांपल में ए एक्स को प्रोड्यूस कर देता है, जो ये डिपोज करता है कि हाँ जी बी ने ए के दुकान से 1000 रुपए के गुड्स उधारी पर खरीदे थे। तो अब चूंकि एक्स एक इंडिपेंडेंट एविडेंस है, इसलिए अब बी को लायबिलिटी से चार्ज किया जा सकता है। ठीक है? तो आई होप अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखो जी, ये था हमारा सेक्शन 34। सेक्शन 34 केवल और केवल पीटी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इस सेक्शन के पीटी के पॉइंट्स हाईलाइट कर लेते हैं। एक तो सबसे पहले पीटी में ये क्वेश्चन बहुत आता है कि सेक्शन 34 किससे डील करता है, या एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट से कौन सा सेक्शन डील करता है। तो आपको याद रखना है कि एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट से सेक्शन 34 डील करता है। तो चलिए देख लेते हैं अब इसको। एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूडिंग दोज मेंटेन्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि कोर्स ऑफ बिजनेस में रेगुलरली केप्ट किया जाता है या ऑर्डिनरी केप्ट किया जाता है या जनरली केप्ट किया जाता है। तो आपको याद रखना है रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस आर रेलेवेंट whenever they refer to a matter into which the court has to inquire, but such statements shall not alone be sufficient evidence to charge any person with liability. अच्छा, इसके अलावा पीटी के 2 पॉइंट्स और हैं, आप इन दोनों पॉइंट्स को अपने बेरक में नोट डाउन कर लेना। नंबर 1 इज दिस सेक्शन, that is section 34, is an exception to section 21, and second is hotel registers are not books of account. ठीक है? तो ये दोनों पॉइंट पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, केवल आप इनको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है। और प्लीज आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इंप्रूव कर सकूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा चीजों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की। स्पेशल थैंक्स टू माय गुरु नेहा सिंह, जिन्होंने ईयर 2018 में इंडियन एविडेंस एक्ट का अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करके मुझे लेक्चर बनाने के काबिल बनाया। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये है मेरा QR कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, एक्सेट्रा, बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।
टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।